रीबर्थ ऑफ डेविल्स क्यूट एंजल एपिसोड 8। एक बड़े से ग्राउंड में आन्या, जो इस वक्त पूरे पसीने से भीगी हुई थी, वो हांफते हुए अपने सामने खड़ी कोच को देख रही थी। हाँ हाँ, बस भी करो यार, पूरे 1 घंटे से लगातार दौड़ रही हूँ, अब क्या बच्ची की जान लोगी? आन्या हांफते हुए बोली। कोच शिव्यांशी ने जब आन्या की ये बात सुनी तो वो स्ट्रिक्ट होकर बोली, बिल्कुल भी नहीं आन्या, अब समझ लो तुम्हें काफी सालों तक ऐसे ही दौड़ना पड़ेगा। ये सुन आन्या चौंकते हुए बोली, काफी सालों तक ऐसे ही दौड़ना पड़ेगा? मतलब तुम लोग मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारोगे? नहीं, बॉस का ऑर्डर है, तुम अपनी सेफ्टी खुद करना सीखो। वो तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें शुरुआत में स्ट्रगल को करना पड़ेगा। आन्या ये सुन स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया शिव्यांशी आखिर उससे कहना क्या चाहती है। उसे स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ही स्ट्रांग है। क्या ये जरूरी है? आन्या की आवाज में थकान साफ थी। शिव्यांशी ने आन्या का सवाल सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, 15 मिनट का ब्रेक है। बात की ट्रेनिंग हम 15 मिनट बाद शुरू करेंगे। कहते हुए शिव्यांशी वहां से चली गई। वहीं आन्या ब्रेक का नाम सुन काफी ज्यादा खुश हुई, मगर अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस गुस्से में तब्दील हो गई। उसने तुरंत आदित्य को फोन किया। कुछ देर बाद आदित्य ने फोन को उठा भी लिया। तो कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रेनिंग? आदित्य की आवाज हमेशा की तरह भावहीन थी। तो ये पनिशमेंट तुम मुझे देने वाले थे? ये तो चीटिंग है आदि। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आन्या शिकायत करते हुए बोली। आदित्य 1 मिनट के लिए शांत रहा और फिर अपनी सर्द आवाज में बोला, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, मैं ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूं। सेफ्टी? कैसी सेफ्टी? इस पर आदित्य कंफ्यूज आन्या से बोला, मेरे बहुत से दुश्मन हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता हूं। आन्या ये सुन शांत हो गई। वो स्पीचलेस थी। हाँ, उसने आदित्य के साथ रहकर ये तो देख लिया था कि आदित्य के दुश्मन वाकई में काफी खतरनाक है। तो इसका मतलब मेरी ट्रेनिंग काफी लंबी रहेगी? आन्या मायूस होकर बोली। आदित्य शांत लहजे में बोला, अभी तक तुमने कुछ भी नहीं सीखा है। जाहिर है तुम्हें काफी कुछ सिखाना अभी बाकी है। क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, मैं खुश हूं, मगर ये काफी पेनफुल भी है। मगर मैं भी तुम्हारी तरह खतरनाक बनना चाहती हूँ। फिर सभी लोग मुझे डरा करेंगे और एक ही नारा लगाएंगे, आन्या द ग्रेट की जय हो, क्वीन आन्या अमर रहे। आन्या डरावनी आवाज निकालते हुए बोली। मगर जितना वो अपनी आवाज को डरावना बना रही थी, उसकी आवाज उतनी ही ज्यादा क्यूट बनती जा रही थी। फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदित्य ये इमेजिन कर रहा था आन्या का फेस इस वक्त क्यूट लग रहा होगा, बिल्कुल जेपनीज एनिमी गर्ल्स की तरह। ये इमेजिन कर आदित्य मंद मंद मुस्कुरा दिया। आखिर उसकी वाइफ ना केवल क्यूट थी बल्कि उसमें बचपना अभी भी बाकी थी। पता नहीं क्यों, मगर आदित्य को ऐसा फील होता था आन्या उससे दूर हो जाएगी। वो आन्या को खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ शौर्य किसी किंग की तरह चेयर पे बैठा हुआ था। उसके सामने एक लड़की अपना सर झुकाए खड़ी डर के मारे तिरछी नजरों से उसे देख रही थी। वो लड़की सारा थी। तो तुम थी वो लड़की जिसने मुझे कल रात किस किया था? जानती भी हो तुमने कल रात किसे किस किया था? चाहूं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मीडिया को भी बर्बाद करवा सकता हूं। ये सब कहते हुए शौर्य की आवाज में कोई इमोशंस नहीं थे, बल्कि उसका चेहरा काफी ज्यादा शांत था। सारा ये सुन डर गई। हाँ, वो शौर्य की पॉवर को जानती थी। भले ही शौर्य ने अभी तक 3 फिल्मों में काम किया था, मगर उसकी तीनों मूवी ही ब्लॉकबस्टर रही थी। शौर्य की ये तीनों मूवीज साइंस फिक्शंस और फैंटेसी वाली थी, जिसके कारण शौर्य का अभी तक कोई किसिंग सीन नहीं हुआ था। सारा ही ऐसी पहली लड़की थी जिसने उसे किस करने की हिम्मत जी थी। शौर्य अभी चौथी मूवी पर वर्क कर रहा था, जो एक रोमांटिक और सस्पेंस वाली मूवी होने वाली थी। मगर अभी तक डायरेक्टर ने उस मूवी की हीरोइन के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि शौर्य ने उन सारी हीरोइन के साथ वर्क करने से मना कर दिया था जितनी भी डायरेक्टर्स ने उन्हें शौर्य के लिए ढूंढा था। मूवीवुड की डार्कनेस से शौर्य काफी अच्छे से वाकिफ था। वो सारी हीरोइनस ऐसी थी जो कई सारे स्कैंडल में इन्वॉल्व थी और जानबूझकर स्पैमर्स को पैसे देकर उनसे फेक अकाउंट्स बनवाकर बाकी एक्टर्स के साथ अपना नाम ऐड किया करती थी और बैड सीन का गलत इस्तेमाल किया करती थी। सारा ने डरते हुए शौर्य की गहरी काली आंखों में देखा और फिर माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, वो मैंने तब जानबूझकर नहीं किया था। वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे पीछे पड़ा हुआ था, उससे बचने के लिए मैंने ये सब किया था। सारा की बात सुन शौर्य की आंखें सख्त हो गई। और कितनी बार तुमने ऐसी ट्रिक्स आजमाई है? सारा शौर्य का सवाल सुन चौंक गई।
मगर जब उसे शौर्य के कहे हुए शब्दों के पीछे मतलब समझ में आया तो वो शौर्य पे भड़कते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर शौर्य कि मैं उन लड़कियों में से हूं? इस पर शौर्य बोला, लगता नहीं मगर तुम हो उन लड़कियों जैसी। वे सुन सारा का पारा हाई हो गया। भला एक लड़की खुद के बारे में ऐसे शब्द कैसे सुन सकती थी? देखिए, मुझे अभी तक कुछ हफ्ते ही हुए हैं न्यूज़ मीडिया को ज्वाइन किए हुए। मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करती हूँ, समझे? सारा गुस्से से शौर्य पे चिल्लाते हुए बोली। ये सच था, उसने कुछ हफ्ते ही हुए थे। जब जंगल के इस साइको टैक्सी ड्राइवर की न्यूज़ फैलना स्टार्ट हुई थी तभी उसने न्यूज़ मीडिया को आशिका के साथ ज्वाइन किया था। शौर्य का पारा सारा के उसके ऊपर ऐसे चिल्लाने से हाई हो गया था। अगर गलत काम नहीं करती तो तुमने मुझे किस क्यों किया था? शौर्य गुस्से से अपनी चेयर से उठते हुए बोला। सारा उसके ऐसे उठने की वजह से एक पल के लिए डर गई मगर अगले ही पल वो भी शौर्य की आंखों में आंख डालते हुए बोली, मैंने कहा ना, वो मैंने जल्दबाजी के लिए किया था। आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? ये सुन सारा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, तो फिर तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? एक मिनट, तुमने भी कल रात मुझे किस बैक किया था? अब हिसाब बार बार हुआ। अगर कोई और काम ना हो तो मैं चलती हूँ, बाय। कहते हुए सारा जैसे ही वहां से जाने लगी तभी उसे अपने हाथों पे तेज पकड़ महसूस हुई। सारा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शौर्य उसका हाथ पकड़े हुए खड़ा था। बोला, ना, हिसाब बराबर हो गया। अब क्या मुझे खाकर पूरा करोगे? सारा गुस्से से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। मगर शौर्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। मिस सारा आहूजा, गलती तो तुमने की है मेरी लाइफ में आके? मतलब? सारा कंफ्यूज होकर बोली। शौर्य अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, ये जॉब छोड़ दो। नफरत है मुझे रिपोर्टर्स से। सारा ये सुन शौर्य को धक्का दिया कर उसे घूरते हुए बोली, हम अपनी जॉब आपके कहने पर क्यों छोड़े? आप कोई नहीं होते हैं हमें एडवाइस देने वाले। कहते हुए सारा गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। शौर्य सारा की पीठ को ही घूर रहा था। सारा की उस एक किस ने शौर्य पे प्यार का जादू चला दिया था। सिर्फ शौर्य ही जानता था इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शौर्य अपने होठों पे सरकास्टिक स्माइल लिए वहां से चला गया। आदित्य के मेंशन में रात का वक्त था। आदित्य अपने रूम में आया। उसकी नजर बेड पे सो रही आन्या पर पड़ी जो इस वक्त काफी थकी हुई लग रही थी। दिन भर की प्रैक्टिस के बाद आन्या आज काफी ज्यादा थक गई थी। थके होने के बावजूद भी उसकी क्यूटनेस साफ साफ देखी जा सकती थी। चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो मगर उसकी क्यूटनेस और खूबसूरती छिपाई नहीं जा सकती थी। आदित्य उसके पास आया और उसे देखने लगा। तभी आन्या ने अपनी आंखों को हल्का सा खोला और आदित्य को तिरछी नजरों से देखने लगी। तुम सोई नहीं अभी तक? आदित्य ने पूछा। आन्या नींद में ही आदित्य की गोद में अपना सर रखते हुए बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आन्या की ये बात आदित्य के दिल को छू गई थी। आन्या ने कसकर आदित्य की कमर को पकड़ लिया था। वो इस वक्त किसी बच्चे की तरह लग रही थी जो अपनी मां की गोद में आराम कर रहा हो। आदित्य उसके बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से सेट कर रहा था। आदित्य ने उसके बालों पर लाइट किस किया और मुस्कुराया। आदित्य की स्माइल किसी को भी उसका दीवाना बना सकती थी। कुछ देर बाद आन्या आदित्य के ऊपर ही सो गई। आदित्य का एक हाथ अपने सर के नीचे था और दूसरा हाथ चेस्ट पे अपना सर रख सो रही आन्या की पीठ पर चल रहा था। आदित्य अभी भी उन सपनों के बारे में सोच रहा था जो आन्या के आने के बाद दोबारा से कभी वापस उसे आए नहीं थे। कुछ तो ऐसा था जो उसे दिखकर भी नहीं दिख रहा था। मगर आखिर क्या? आखिर उसके आम पर बना स्टार के बीच में सन का साइन क्या था? वो बर्थमार्क और वो डरावने सपने उसे जन्म से ही आ रहे थे। उसे हमेशा अपने कानों में एक आवाज आती थी कि वो जिस किसी लड़की से पागलों की तरह प्यार करेगा वो उससे दूर हो जाएगी। ये सब सोचते ही गुस्से से आदित्य ने आन्या को टाइटली हग कर लिया। लंदन में रूही आज काफी घबराई हुई लग रही थी और साथ ही साथ वो ये प्रे भी कर रही थी मानिक ने कहीं कल उसे देख ना लिया हो। रूही इम्पोर्टेंट फाइल लेकर मानिक के कैबिन में आ गई और फाइल रखकर जैसे ही वहां से जाने लगी तभी पीछे से मानिक की कठोर आवाज आई, रुको। उस आवाज को सुन रूही के कदम चलते चलते बीच में ही रुक गए थे। वो पीछे मुड़ी और डरते हुए बोली, ये सर, कल तुम क्यों ऑफिस नहीं आई थी? मानिक ने अपनी सर्द आवाज में पूछा जिसे सुनकर रूही के माथे और ठंडा पसीना आने लगा था। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, वो मेरा सच में सर दर्द कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सुन मानिक अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, रियली? इस और सारा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मानिक खड़ा हुआ और रूही के पास जाने लगा।
मानिक को अपनी तरफ आता हुआ देख रूही की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे मानिक अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था, रूही की धड़कन भी अब बढ़ती हुई जा रही थी। मानिक तभी रूही से एक कदम दूर जाकर के खड़ा हो गया। तुम जा सकती हो, मानिक सर्द आवाज में बोला। रूही ये सुन कंफ्यूज हुई, मगर साथ ही वो साथ खुश भी थी। वो जैसे ही वहां से जाने को हुई तभी रूही को ऐसा ऐसा लगा जैसे उसकी पोनी टेल को कोई खींच रहा है। मानिक ने रूही के सिल्की बालों से रिबन को निकाल दिया था। उसने रूही की बैक और हेयर को देखा जो कल वाली लड़की से मैच कर रहे थे, लेकिन मानिक ज्यादा देर तक नहीं ये देख पाया क्योंकि रूही पीछे पलट गई थी। उसके बाल अभी भी हवा में लहरा रहे थे, जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे पे बिखर आई थी। रूही आश्चर्य से विवान को देख ही रही थी, तभी कैबिन का डोर अनलॉक हुआ और लड़की वहां आई। दोनों ने एक साथ पलटकर उस डायरेक्शन में देखा तो पाया सेक्सी रेड ड्रेस में एक दरवाजे पर खड़ी उन दोनों को ही घूर कर देख रही थी। उस लड़की ने वी शेप गले की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके थाई से थोड़ा नीचे तक आ रही थी और उसके ब्रस्ट भी काफी हद तक रिवील हो रहे थे। वो लड़की दिखने में काफी ज्यादा हॉट थी। वहीं जब उस लड़की ने सारा के खुले बालों और मानिक के हाथ में रिबन को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से सुलग उठी। वो लड़की मानिक को किसी लड़की के करीब देख काफी ज्यादा जेलस लग रही थी। रूही की आंखें भी एक सेक्सी लड़की को मानिक के कैबिन में देखकर छोटी हो गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मानिक ने घूरते हुए उस लड़की से पूछा, जिसे सुन वो लड़की रूही को साइड में धक्का देकर मानिक के गले लगाने की कोशिश करते हुए बोली, हाय मानिक, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आ गई। इससे पहले वो मानिक को गले लगा पाती, मानिक पीछे हो गया और उसे अपने एक हाथ से रोकते हुए अग्रेसिव होकर बोला, सोफिया ये बात तुम बिना हक किए भी कह सकती हो। मैंने हमेशा तुम्हें कहा है मुझे चिपकना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तुम्हारी ये सेंट की स्मेल मेरे सर में दर्द कर रही है। मानिक अपना सर पकड़ गुस्से से बोलते हुए और भी ज्यादा पीछे हो गया। वहीं सोफिया ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने एक नज़र गुस्से से रूही की तरफ दिखा जो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सोफिया और मानिक बचपन के ही दोस्त थे। मानिक के डैड और सोफिया के डैड आपस में गहरे दोस्त हुआ करते थे। सोफिया बचपन से ही मानिक को पसंद करती थी, मगर मानिक ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। सोफिया न्यूयॉर्क से यहाँ तक सिर्फ मानिक से मिलने के लिए आई थी, मगर मानिक ने उससे मुंह फेर लिया था। वो मानिक को सेड्यूस करना चाहती थी, इसीलिए वो ऐसी ड्रेस ऑफ भारी भरकम मेकअप करके आई थी। मगर मानिक उसके आते ही ऐसे रिएक्ट करेगा उसने कभी सोचा नहीं था। अब सोफिया को रूही पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खड़ी खड़ी हंस क्या रही हो? जाओ मेरे और मानिक के लिए कॉफी लेकर आओ, सोफिया गुस्से से रूही से बोली। रूही एक पल के लिए हैरान रह गई थी, मगर अगले ही पल वो भी कटास करते हुए सोफिया से बोली, मैं एक असिस्टेंट हूँ, कोई सर्वेंट नहीं। अगर कॉफी पीने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो जाओ जाकर खुद बना लो। रूही के कड़वे शब्द सुन सोफिया का गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उससे इस तरह से बात करने की। तुम दो कौड़ी की असिस्टेंट्स मेरे सामने जबान लड़ाती हो। तुम जैसे लोग हमारी जूती की नोक के नीचे ही अच्छे लगते हैं, सोफिया गुस्से से उठते हुए बोली। इंडिया में आन्या आज अपने कॉलेज गई थी। प्रैक्टिस की वजह से उसके हाथ पैर अभी भी दर्द कर रहे थे। आन्या कॉलेज के अंदर जा ही रही थी तभी वो किसी लड़के से टकरा गई। सॉरी, आन्या ने सॉरी बोल जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो पाया कि सामने रितेश खड़ा था। रितेश तुम? हाँ मैं। कहो क्या काम है? तुमसे कुछ बात करनी है, रितेश ने सीरियस होकर कहा। आन्या रितेश की ट्यून से ही समझ गई थी उसे क्या बात करनी है। देखो रितेश, मैंने पहले ही तुम्हें बोल दिया है मैं अपने पार्टनर के साथ डांस करने वाली हूँ। आई एम सॉरी। कौन से पार्टनर के साथ? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रितेश की ट्यून में जेलेसी साफ साफ आन्या को नजर आ रही थी। वो बॉयफ्रेंड से भी ऊंची पोस्ट पर है, आन्या आदित्य को याद करते हुए बोली, क्योंकि वो उसका अब बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि हस्बैंड था। मतलब? रितेश अपनी भौहें आपस में सिकोड़ते हुए बोला। कुछ दूरी पर खड़ी ब्लैक रंग की पॉश कार में मौजूद वो लंबा चौड़ा लड़का आन्या के करीब कोई लड़का देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी आईब्रोज आपस में मिली हुई थी और वो सुंदर और गहरी काली आंखें सर्द और कठोर थी। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आन्या सपाट लहजे में बोली और जैसे ही वहां से जाने लगी तभी रितेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। कार में बैठा लड़का ये देखकर गुस्से से पागल हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो कभी भी अपना कंट्रोल खो सकता था। उसके गले और हाथ की नसें बाहर उभर आई थी जिसके कारण वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था।
इस वक्त उससे आ रही वाइब और उसका ऑरा उसे और भी काफी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। मौत का देवता लग रहा था वो। आन्या पलटते हुए रितेश से बोली, ये क्या बदतमीजी है रितेश, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? कॉज आई लव यू, रितेश मिक्स फीलिंग के साथ बोला, जिसे सुनने के बाद आन्या का दिमाग सुन्न पड़ गया था। क्या कहा इसने? ये मुझे पसंद करता है। आन्या अपने मन में बड़बड़ाते हुए रितेश से बोली, मगर ये जरूरी तो नहीं मैं भी तुम्हें पसंद करूं। ये सुन रितेश अपने मुंह से ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, मगर तुम मुझे एक मौका दे सकती हो। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे प्रति काफी ज्यादा लॉयल रहूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद रितेश ने आन्या की सुंदर आंखों में देखा, जो टकटकी लगाए लगातार उसे ही देख रही थी। मौका दे दूं, मगर मैं शादीशुदा हूं, आन्या चिढ़कर खुद से बोलने लगी। उसने रितेश की ओर देखते हुए कहा, आई हैव बॉयफ्रेंड। आन्या ने झूठ कहा था क्योंकि वो शादी वाली बात रितेश को बताना नहीं चाहती थी। वहीं ये सुनकर रितेश के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी। उसकी क्रश का कोई बॉयफ्रेंड था। वो उस बात और कैसे विश्वास कर सकता था? हाँ, मगर ये सच भी हो सकता था, क्योंकि उसने सामने खड़ी ये लड़की अपनी क्यूटनेस से किसी भी लड़के को अपने पीछे पागल कर सकती थी। रितेश ने बड़े ही ध्यान से आन्या के सुंदर चेहरे को देखा और फिर एक मौका ढूंढते हुए बोलने लगा, मैं ये कैसे मान लूं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? आन्या रितेश का सवाल सुन थोड़ी देर तक खामोश रही और फिर बोली, क्या मैं तुम्हें सिंगल लगती हूं? आन्या के इस सवाल पर रितेश थोड़ी देर तक खामोश खड़ा रहा। आन्या उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। जब तक मैं उसे अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, और अगर तुम उसे नहीं लाई तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। रितेश के ऐसा कहने पर आन्या के माथे पर सलवटें उभर आई थी। वो आदित्य को उससे मिलवाने लाएगी। क्या ये लड़का अपनी मौत बुला रहा था? ये जबरदस्ती थी। अगर आदित्य उसका कुछ भी नहीं लगता तब भी उसे अपना बॉयफ्रेंड ढूंढने का अधिकार पूरा होता। आन्या थोड़ी देर तक तो खामोश खड़ी रही, लेकिन अगले ही पल वो रितेश से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या तुम सच में उससे मिलना चाहते हो? बिल्कुल, रितेश ने बिना सोचे समझे कहा। आन्या फिर अपने होठों के कोने को तिरछा करते हुए बोली, सोच लो, अगर एक बार तुमने उसे देख लिया तो तुम खुद को भूलकर हार मान लोगे। आन्या के चेहरे से झलक रहे कॉन्फिडेंट को कारण तो रितेश नहीं समझ पाया था, मगर वो इतना जरूर जानता था, अगर आन्या किसी लड़के को नहीं लाई तो वो उसकी हो जाएगी। रितेश ने पूछा, क्या वो कहीं का राजकुमार है? आन्या ये सुन प्राउड होकर बोली, नहीं, वो किंग है, किंग, जिसकी तुलना एक राजकुमार से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तुम्हें इतना गर्व क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा, उसका चार्म, उसकी स्टाइल, उसकी पॉवर, उसकी सुंदरता की तुलना हम इंसानों से नहीं कर सकते। वो अविश्वसनीय है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है वो इंसान ना होकर के भगवान हो, जो बिल्कुल परफेक्ट हो और धरती पर जन्म लेकर आ गया हो। आन्या आदित्य की तारीफ करते हुए बोली। इन सब से अनजान कोई लंबा चौड़ा लड़का ठीक उसके पीछे आकर के खड़ा हो गया है। रितेश की नजर जब आन्या के पीछे खड़े लड़के पर गई तो उसकी आंखों में डर ने जगह ले ली। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लड़का आखिर है कौन, मगर उससे आती हुई खतरनाक वाइब रितेश को पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। आन्या अपनी आंखों में चमक और होठों पे स्माइल लिए रितेश से बोली, उसकी वॉकिंग स्टाइल बिल्कुल किसी किंग की तरह है। भले ही दिखने में वो बेहद ही क्यूट और हैंडसम है, मगर है सच में वो डरावना। कभी कभार तो मैं भी उससे डर जाती हूँ, ठीक ऐसे ही जैसे अभी तुम डर रहे हो। लेकिन तुम डर क्यों रहे हो? आन्या कंफ्यूजन के मारे अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़ते हुए बोली। तभी उसे ऐसा फील हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जमीन पर पड़ रही शैडो को देखा और फिर पीछे मुड़कर उस लंबे चौड़े लड़के को देखा, जो इस वक्त किसी शैतान की तरह लग रहा था। ये देख आन्या की आंखें खौफ से भर गई। हाँ हाँ अभी तुम, आन्या डरते हुए आदित्य से बोली, जो उन दोनों को ही घूरकर देख रहा था। ये शैतान अभी तक गया नहीं था क्या? कहीं इसने कुछ गलत ना समझ लिया हो, और वैसे भी है तो ये सबसे बड़ा जलकुकड़ा ही ना। आन्या डरते हुए खुद से बोलो। आन्या इस वक्त ऐसे डर रही थी मानो उसके पति ने उसको किसी और लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वहीं रितेश ये आन्या के मुंह से आदित्य के लिए हबी शब्द सुन शॉक हो गया था। उसे अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था। तुम कौन हो? रितेश ने हिम्मत करके 6 फुट 5 इंच हाइट वाले आदित्य से पूछा। रितेश की हाइट आदित्य से काफी कम थी। वहीं आदित्य उसका सवाल सुन आन्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और आन्या के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करने के बाद उसे खुलेआम किस करने लग जाता है, जिसके कारण आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी।
वहीं रितेश की हालात ऐसी हो गई थी मानो अब उससे और आगे देखा नहीं जाएगा। उसकी क्रश को कोई और लड़का उसके ही सामने किस कर रहा था, ये बात ना ही वो डाइजेस्ट कर पा रहा था और ना ही वहां रो पा रहा था। 1 मिनट पर आन्या को किस करने के बाद आदित्य ने अन्या के होठों को छोड़ दिया और रितेश को कॉल्ड एक्सप्रेशंस देते हुए बोला, इसका हस्बैंड, दूर रहना मेरी वाइफ से, वरना तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। रितेश जब ये सुना तो उसने आन्या की तरफ देखा। आन्या बोली, आई एम मैरिड। रितेश बेचारे का दिल ही टूट गया था। कॉलेज की लड़कियां उसके पीछे पागल थी और जिस लड़की के पीछे वो पागल हुआ था वो शादीशुदा निकली। रितेश ने आदित्य को बड़े ही ध्यान से देखा। वो कोई बिजनेसमैन लग रहा था। 6 फुट 5 इंच हाइट, शार्प बाल जो कुछ कुछ उसके माथे पर आ रहे थे, गहरी काली आंखें मानो राइफल हो, तीखी नाक, परफेक्ट ब्रिड, परफेक्ट लिप्स, डेंजरस ऑरा, पर्सनैलिटी भी उसकी किसी किंग की तरह थी। आदित्य इतना हैंडसम था कि वो किसी को गै भी बना सकता था। वो किसी एक्टर या किसी मॉडल से भी ज्यादा हैंडसम था। 1 मिनट के लिए रितेश भूल ही गया था उसकी क्रश को किसी ने चुरा लिया था। जाओ अपनी क्लास में जाओ, अगर ये तुम्हें दोबारा से परेशान करे तो तुम मुझे बता देना, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। आदित्य रितेश की ओर देखते हुए बोला। बेचारी आन्या ये सुन डर के मारे अपनी आंखें बड़ी कर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और वहां से चली जाती है। रितेश भी डरते हुए वहां से चला गया था। आदित्य भी वहां से चला गया। दूर झाड़ियों में खड़ी एक BMW में बैठा राज ये सब देख रहा था। ओह तो ये बात है, राज अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला। हालांकि उसने उन तीनों की बातों को सुना तो नहीं था मगर वो आदित्य को पहचान गया था, क्योंकि ये उसके सबसे खास और जिगरी दोस्त विक्रांत का बेटा था। राज ने अपनी कार को स्टार्ट किया और वहां से चला गया। बहुत जल्द ही तुम अपनी असली पहचान जान जाओगी आन्या, राज खुद से बड़बड़ाया। लंदन में रूही के कड़वे शब्द सुन सोफिया का गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उससे इस तरह से बात करने की। तुम 2 कौड़ी की असिस्टेंट्स मेरे सामने जबान लड़ाती हो। तुम जैसे लोग हमारी जूती की नोक के नीचे ही अच्छे लगते हैं, सोफिया गुस्से से उठते हुए बोली। सोफिया की बातें सुनकर रूही का पारा हाई हो चुका था। वहीं मानिक भी गुस्से से सोफिया को देख रहा था। उसे जे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई उसके ऑफिस में उसी के सामने झगड़ा या फिर उसके किसी एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात करे। सोफिया ऐसी निकलेगी मानिक इस बात को नहीं जानता था, मगर आज वो उसके एटीट्यूड को देख जरूर जान गया था। स्टॉप इट, मानिक की इस तेज आवाज से दोनों का ध्यान मानिक पर चला गया जो उन्हें गुस्से से देख रहा था। अरे लेकिन मानिक, तुम यहाँ मेरे किसी भी एम्प्लॉय से ऐसे बात नहीं कर सकती, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल मेरे सर में चढ़ रही है। तुम यहाँ से उठकर किसी दूसरे रूम में भी जा सकती हो, मानिक ने सोफिया की बात को बीच में काटते हुए कहा। वहीं सोफिया मानिक के मुंह से ये सुन अपने गुस्से को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से से रूही के चेहरे की ओर देखा जिसकी सुंदर आंखें उसका मजाक उड़ा रही थी। देख लूंगी तुम्हें तो मैं 2 कौड़ी की असिस्टेंट्स, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात याद नहीं दिलाई ना तो मेरा ना भी सोफिया खन्ना नहीं। अपने मन में कहते हुए सोफिया गुस्से से अपनी हाई हील्स खटकाते हुए वहां से चली गई। रूही खुश थी मानिक ने आज उसकी साइड ली। रूही इतना तो जान गई थी मानिक सोफिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रूही मानिक को प्यार भरी नजरों से देख ही रही थी तभी मानिक बिना रूही की ओर देखे फाइल के पेसेस पलटते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, मुझे घूर क्या रही हो, जाओ मेरे लिए एक कॉफी बनाकर लाओ। ये सुन रूही झेप गई। मैं क्या इसकी नौकर हूं, पता नहीं ये राक्षस कब मेरी फीलिंग को समझेगा। कहते हुए रूही अपने पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। चेयर पे बैठे मानिक ने रूही की पीठ और उस पे आए हुए उसके बालों को घूरकर देखा। रूही, कौन हो तुम, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? इतना तो मैं जान गया हूं तुम जानबूझकर मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, मगर मैं भी इतना सीधा नहीं, सच्चाई को जरूर बाहर लाकर रहूंगा। मानिक हल्का हल्का अपनी चेयर को लेफ्ट लाइट मूव कर खुद से बोला। इंडिया में कॉलेज खत्म होने के बाद आन्या घर पर आई। उसने अपने बैग को लापरवाही से फेंका और सोफे पर किसी टॉमबॉय की तरह कुल पोज में बैठ गई। इस बात से अनजान की 2 औरतें उसे ही हैरानी के साथ घूरकर देख रही थी। वो दूसरी साइड बैठी थी जिसके कारण आन्या की नजर उन पे नहीं गई। आन्या ने टीवी को ऑन किया और एनिमी देखते हुए चॉकलेट और चिप्स को अपने मुंह में ठूस रही थी। ये जियान फिर से नोबिता को मार रहा है। साला ये नोबिता कितना बड़ा बेवकूफ है। अगर मैं इसकी जगह होती ना तो पक्का डोरेमोन से इनविजिबल ब्लैंकेट वाला गैजेट लेकर जियान को खूब मारती।
आन्या गुस्से से टीवी स्क्रीन को घूरते हुए कई सारी चिप्स को एक साथ अपने मुंह में ठुसती है और उन्हें खाने लगती है। तेरी बहू में अभी भी बचपना है रूप, कहीं गलती से आदित्य ने किसी स्कूल की लड़की से शादी तो नहीं करी? रूप की सास तारा रूप को कोहनी मारते हुए बोली। मगर रूप ने आश्चर्य से आन्या की ओर देखते हुए कहा, वो सब तो ठीक है सासू माँ, मगर मुझे इसे देखकर अपनी दोस्त सरीना की क्यों याद आ रही है? वो भी कॉलेज टाइम तक ऐसे ही बचपना करती थी। तारा ये सुन बोली, अरे तू बस कुछ ज्यादा ही उसके बारे में सोच रही है। चलो हम अपनी बहू से मिलकर आते हैं, पता नहीं वो हमें देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। रूप ये सुन हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तारा और रूपमती साइड वाले सोफे से उठकर आन्या के बगल वाले सोफे पर जाकर के बैठ जाती है। उन दोनों ने आन्या की तरफ देखा जो काफी सीरियस होकर डोरेमोन को देख रही थी। उन दोनों ने ये देख लाचार होकर एक दूसरे की ओर देख आंखों ही आंखों से पूछा, आखिर इससे बात कैसे करें? बहू मुझे इसे देख ऐसा क्यों लग रहा है जब ये माँ बनेगी तो अपने बच्चे के भी चिप्स छीन कर खा लेगी और उसे टीवी भी नहीं देखने देगी। तारा ने जब ऐसा कहा तो रूप को खांसी आने ही वाली थी, तभी आन्या चिढ़ते हुए बोली, यार ये सुनियो कितना कंजूस है, ये कभी भी नोबिता को कार में क्यों नहीं बैठने देता और नोबिता भी फुद्दू है एक नंबर का, अपने गजेट्स को सुनियो को इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। आज की दुनिया में लोगों को मैच्योर बनना चाहिए। तभी आन्या गुस्से से चॉकलेट को खाते हुए बोली, और ये शिजुका भी एक नंबर की पलटीखोर है। हम वॉक करना हो तो डेकिसुगी के पास जाती है, सुनियो की कार में घूमती है, और गजेट्स मांगना होता हो तो डोरेमोन से जाकर मांगती है। ये नाइंसाफी है। नोबिता के साथ ये गलत हो रहा है, बहुत गलत। कहते हुए आन्या गुस्से से चिप्स के पैकेट को अपने हाथों में भींच देती है। तभी खांसने की आवाज आए। आन्या का ध्यान फाइनली उन दो औरतों पर पड़ा जो उसे ही आश्चर्य और लाचार होकर देख रही थी। आन्या की आंखें जो पहले गुस्से में थी अपने पास अचानक से दो औरतों को देख शॉक और एक पल के लिए डर गई थी। वहीं रूप आन्या का फेस देखने के बाद बुरी तरह शॉक हो गई थी। आप दोनों कौन हैं? आन्या डर और आश्चर्य के साथ बोली। तुम्हारी सास, रूप खांसते हुए बोली। तारा बोली, और तुम्हारी बूढ़ी सास। ये सुन आन्या की आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही थी। वो आदित्य की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। कहीं इन्होंने वो सब सुन तो नहीं लिया जो मैंने अभी कहा? ओ गॉड, पता नहीं अब मेरी सास मर बारे में क्या क्या सोचेगी। आन्या रोते हुए खुद से बोली। इसका मतलब आप मेरी सास हैं? आन्या अपनी बड़ी आंखों से रूप को देखते हुए बोली। तारा ने कहा, हाँ ये आदित्य की माँ रूपमती है और मैं उसकी दादी तारा हूँ। आदित्य तो कभी तुम्हें हमसे मिलवाने नहीं लाया तो हमने सोचा हमें ही आकर मिल लेना चाहिए। मगर आन्या तो अभी भी सदमे में थी क्योंकि यू के बगल में अचानक से उसकी सांस आ टपकी थी जिसके कारण आन्या की सांसें उसके हल्क में ही अटक गई थी। समझ नहीं आ रहा इन्हें क्या कहूं, मैं कोई संस्कारी बहू नहीं हूं। आन्या खुद से बोली और एक स्माइल के साथ कहने लगी, नमस्ते सासू माँ, नमस्ते दादी। आन्या को ये सब बोलते हुए काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। उसे किसी को सासू माँ बोलते हुए ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। आन्या को ऑकवर्ड देख तारा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नमस्ते बेटा, कितनी प्यारी हो तुम, बिल्कुल बच्चे की जैसी हो। मैंने सही कहा ना रूप? कहते हुए तारा ने रूप को कोहनी मारी। रूप जो कहीं खो गई थी वो अपने होश में वापस आई और आन्या से बोली, तुम्हारी मोम का नाम क्या है? माया। आन्या ने जब ये जवाब दिया तो रूप ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं तुम्हारी माँ सरीना। इससे पहले रूप आगे कुछ बोल पाती तभी पीछे से आवाज आई, माँ, दादी आप यहाँ। उस आवाज को सुन तीनों ने सामने की ओर देखा तो पाया आदित्य उनकी तरफ ही आ रहा था। ये देख आन्या ने गहरी सांस ली। चलो कम से कम आदित्य के होते हुए वो थोड़ी ऑकवर्ड तो फील नहीं करेगी। रूप खड़ी हुई और आदित्य को सवाल या भरी नजरों से देखने लगी। आदित्य ने अपनी पलकों को हाँ में झपका दिया मानो वो ये कह रहा हो वो आपको सच्चाई जरूर बताएगा। आदित्य इसीलिए बीच में बोला था ताकि आन्या को उसकी मोम सच्चाई ना बता दे। आप दोनों यहाँ अचानक से? आदित्य के ऐसा कहने पर तारा चिढ़ते हुए आदित्य से बोली, तुम तो कपूर मैंशन में आन्या को हमसे मिलवाने लाते नहीं तो क्या हम भी यहाँ अपनी बहू से मिलने के लिए आ सकते? इस पर आदित्य गहरी सांस लेते हुए बोला, बिल्कुल आ सकते हैं, ये आप ही का तो घर है। वहीं आन्या ये सुन आश्चर्य से खुद से बोली, दादी तो कितनी अच्छी है, मगर सासू माँ इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही है? क्या इन्हें भी डोरेमोन देखना पसंद है? आन्या ने खुद कहते हुए रूप की नजरों का पीछा किया जो टीवी स्क्रीन को बिना पलके झपकाए देखे जा रही थी।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। सासू माँ, क्या आपको भी डोरेमोन पसंद है? आन्या ने जब ऐसा सवाल किया तो उन तीनों ने घूरकर आन्या को देखा। आन्या ने जब सबकी नजरों को अपने ऊपर पाया तो वो सीटी बजाते हुए इधर उधर देखने लगी। ओह आई एम सॉरी, आन्या बच्चों जैसी आवाज में बोली और भागते हुए किचन में आ गई। आन्या अपने सर पे चपत मार खुद को डांटते हुए बोली, बेवकूफ आन्या, तुमने उनसे ये क्या पूछ लिया था? फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। पता नहीं सासू माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। समझ नहीं आ रहा उन्हें अब कैसे पटाऊं। आन्या ये अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारते हुए बोली। तभी उसने किचन में रखे सामानों की तरह देखा। उसकी आंखों में ब्राइटनेस आ गई। चल आन्या, शुरू हो जा। वैसे भी मोमी कहती हैं सासुओं को ना संस्कारी बहू अच्छी लगती है ना कि कामचोर, और कामचोर तो मैं बचपन से ही हूं मगर आज तक कभी घमंड नहीं किया। आन्या खुद पर प्राउड फील कर चाय बनाने लगी। दूसरी तरफ रूपमती ने सीरियस होकर आदित्य से पूछा, ये लड़की तो बिल्कुल मेरी दोस्त सरीना के जैसी क्यों दिखती है? क्योंकि वो आंटी की बेटी है, आदित्य सोफे पर बैठते हुए बोला। ये सुनकर तारा और रूप के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी। आदित्य उन्हें समझाते हुए बोला, याद है आज से 20 साल पहले आप और डैड मुझे जबरदस्ती वहां ले गए थे ताकि मैं उनकी नई जन्मी बेटी से मिल सकूं। आदित्य की बात सुनकर तारा धीरे से बोली, वो तो हम तुम्हारा रिश्ता भी उसी से करवाना चाहते थे। रूप ने हैरान होकर कहा, हाँ मगर जब हम वहां पहुंचे तो किसी ने वहां पर अटैक कर दिया था, और सरीना की लड़की तब उस आग में मां, वो जिंदा थी। आदित्य अपनी ठंडी आवाज में रूप के शब्दों को बीच में ही काटते हुए बोला। रूप और तारा से सुनकर बुरी तरह शॉक हो गई थी। उन दोनों ने एक साथ पूछा, ये कैसे संभव है? वो आग काफी भयानक थी। आदित्य ने उनका सवाल सुन एक गहरी सांस ली और उन्हें पूरी कहानी सुना डाली। पूरी कहानी सुनने के बाद रूप और तारा कुछ देर तक ऐसे बैठी रही जैसे वो कोई स्टेचू हो। रूप अपने सेंस में वापस आकर बोली, इसका मतलब आन्या जिंदा है। ये बात सरीना को पता चलेगी तो वो कितनी खुश होगी ना। मेरी बहू बिल्कुल मेरी प्यारी दोस्त पर ही गई है। ये सब बोलते हुए रूप के चेहरे पे अलग ही खुशी झलक रही थी। ये कितना आश्चर्यजनक है, किस्मत ने आन्या को सबसे दूर किया और अब पूरे 20 साल बाद आन्या किस्मत के जरिए वापस सबसे मिलने वाली है, तारा खुश होते हुए बोली। आदित्य उन दोनों की खुशी देख भावहीन आवाज में बोला, जल्द ही आन्या को उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में पता चलेगा, मगर अभी नहीं। ये सुन दोनों कंफ्यूज होकर बोली, और वो क्यों? क्योंकि इतने बड़े झटके को आन्या एक साथ सहन नहीं कर पाएगी, उसे थोड़ा वक्त देना होगा। आदित्य की इस बात पर दोनों ने अपनी सहमति जताई मगर आन्या को अब सब सच सच बता देना ही बेहतर था। वैसे अब वो कहाँ है? रूप ने पूछा तो पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ सासू माँ। दूसरी तरफ शौर्य, आखिर तुम किसी भी हीरोइन के साथ काम क्यों नहीं करना चाहते हो? एक लीना ही बची थी, तुमको को भी उसने बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया। शौर्य की मैनेजर टीना उसे डांटते हुए बोली। मगर शौर्य को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो अपनी दुनिया में ही मगन था। टीना शौर्य को कोई जवाब ना देते हुए देख इरिटेट होकर बोली, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? क्या तुम इस मूवी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते हो? टीना शौर्य को खरी खोटी सुना ही रही थी तभी कुछ दूरी पर उन्हें शोर सुनाई देता है। ये रही रिपोर्ट, पकड़ो इसे, ये बचकर भागनी नहीं चाहिए। शौर्य ने जैसे ही रिपोर्टर का नाम सुना उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने उस डायरेक्शन में देखा तो पाया कुछ लोग किसी लड़की और घेर कर खड़े थे। शौर्य उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था मगर उसके मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तुम उधर क्या देख रहे हो? बताओ तुम किस हीरोइन के साथ काम करना चाहते हो? उसके साथ शौर्य खड़ा होते हुए उस लड़की की ओर देखते हुए बोला जिसको भीड़ ने घेर रखा था। शौर्य ने उसका फेस देख लिया था, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सारा ही थी। सारा भीड़ को देख घबराते हुए बोली, देखिए, मैं सच में कोई रिपोर्टर नहीं हूं, मैं एक फोटोग्राफर हूं और यहाँ की फोटोज क्लिक करने आई थी, सारा उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बोली। मगर कोई फायदा नहीं था, भीड़ उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। तभी किसी ने कहा, अच्छा, ये क्या कोई जू है जो आप यहाँ के जानवरों की फोटोज क्लिक करने आई थी? आपके चेहरे की घबराहट बोल रही है आप रेप रिपोर्टर हैं। सारा के पास यहाँ से भागने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? माना कि वो लड़की दिखने में बेहद ही सुंदर है मगर इसका मतलब ये नहीं तुम एक रिपोर्टर को हीरोइन बना लोगे, टीना चिल्लाते हुए बोली।
टीना चिल्ला रही थी मगर शौर्य के कानों में जू तक भी नहीं रेंग रही थी। तभी उन दोनों के कानों में आवाज आए, हे पकड़ो उसे, वो भाग रही है। टीना और शौर्य ने सामने देखा तो पाया सारा वहां से भाग रही थी। लो, भाग गई वो, तुम्हारी होने वाली एक्ट्रेस। टीना सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए बोली और अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सारा भाग ले वरना आज तो तू पकड़ी ही जाएगी, सारा हाँफते हुए बोली मगर जैसे ही उसने सामने देखा तो पाया भीड़ उसके सामने की ओर ही आ रही थी। वो रही, पकड़ो उसे, वो बचकर जाने ना पाए। कोई जोर से चिल्लाया जिसे सुन सारा वापस उसी डायरेक्शन में भागने लगी जहां से वो आई थी। मगर तभी किसी मजबूत पीछे से उसके मुंह पे आया और सारा को जबरदस्ती किसी रूम में ले आया। सारा ये देख घबरा गई। वो अपने हाथ पैर मारने लगी मगर तभी उसके कानों में वही जानी पहचानी मगर ठंडी आवाज आई, चुपचाप शांति से खड़ी रहो वरना मैं तुम्हें भीड़ को सौंप दूंगा और वो तुम्हारा क्या हाल करेगी पता है ना। पर सारा ने डरते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वो कहाँ गई? फिर से भाग गई क्या? बाहर से किसी की आवाज आए। तभी दूसरा बोला, शायद वो सामने गई होगी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। वो बचकर भागनी नहीं चाहिए। कहते हुए वो सभी लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद शौर्य ने अपना हाथ सारा के मुंह से हटाया और सीधा उसे दीवार से सटाते हुए गुस्से से बोला, मना किया था ना तुम्हें, ये जॉब छोड़ दो। सारा ने वे सुन शौर्य को ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रही हो। सारा भी उसी अरोगेंट लहजे में शौर्य से बोली, और मैंने भी आपसे कहा था दोबारा मुझे जॉब छोड़ने के लिए मत बोलना वरना। आगे बोलते बोलते सारा बीच में ही रुक गई। शौर्य उसके करीब आया और उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए बोला, अगर मैं इस जॉब के बदले तुम्हें एक अच्छा ऑफर दूं तो क्या तुम वो ऑफर एक्सेप्ट करोगी? ऑफर का नाम सुन सारा एक पल के लिए दंग रह गई और शौर्य की गहरी काली आंखों में देखते हुए बोली, ऑफर? कैसा ऑफर? और वैसे तुम मुझे कोई ऑफर क्यों डर रहे हो? उसका सवाल सुन शौर्य सारा से दूर हुआ और अपनी पेंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला, तुम इस जॉब से कितना कमा लेती होगी? सारा को शौर्य का ये सवाल अजीब लगा मगर फिर भी वो उसे जवाब देते हुए बोली, मैंने न्यू ज्वाइन किया है तो मेरी सैलरी 8,000 है। शौर्य उसका जवाब पाकर उसी ट्यून में बोला, क्या कितने पैसे तुम्हारे डैड के इलाज के लिए काफी हैं? ये सुन सारा शौक हो गई। वो हैरानी के साथ शौर्य से बोली, आपको कैसे पता मेरे डैड की कंडीशन ठीक नहीं है? शौर्य को वो रात याद आई जब सारा ने उसे किस किया था। अगले दिन जब उसने अपने असिस्टेंट से सारा की इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसे पता चला था सारा के डैड की एक किडनी खराब हो रही है, जिसके इलाज के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं है। इसी वजह से सारा और उसकी बहन आशिका रिपोर्टर की जॉब कर रही है। शौर्य बोला, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे ये सब कैसे मालूम है या नहीं, मगर तुम्हें ये समझ आना चाहिए ये जॉब करके तुम इतने पैसे नहीं कमा सकती हो। तो फिर मैं और क्या करूं? मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, सारा रोते हुए बोली। शौर्य रोती हुई सारा को एक पल के लिए खामोश होकर देखता रहा और फिर बोला, मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे डैड खतरे से बाहर होंगे। मगर कैसे? और आपका ऑफर क्या है? सारा आश्चर्य से शौर्य की ओर देखते हुए बोली मगर अगले ही पल झुंझलाकर बोलने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत मैं ऐसा कुछ करूंगी, मुझसे दूर रहना वरना। गुस्से से कहते हुए सारा फाइटिंग के पोज में आ गई। सारा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की डार्क साइड्स के बारे में सुना था जहां कई सारे एक्टर्स, एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स और बिजनेसमैन्स के आपस में अफेयर्स होते थे। मूवी के लिए कई ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेस डायरेक्टर्स के साथ सो भी जाया करते थे। सारा ने भी शौर्य को ऐसा ही समझ लिया था कि वो पैसों के बदले उसकी बॉडी चाहता है। शौर्य जो अपनी आंखें छोटी किए खड़ा सारा को ही देख रहा था वो समझ गया सारा के दिमाग में उसके बारे में क्या गलत ख्याल आ रहे हैं। शौर्य घूरते हुए सारा से बोला, ओ हेलो, अपने छोटे से दिमाग में ना ये अनहोली थॉट्स लाना बंद करो। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं जैसा तुम समझ रही हो। ये सुन सारा सीधी खड़ी हुई और घूरते हुए शौर्य से बोली, अच्छा तो फिर बताओ तुम्हारा ऑफर क्या है? इस पर शौर्य बोला, मैंने एक मूवी साइन की है मगर मुझे कोई भी एक्ट्रेस पसंद नहीं आए। तो इसमें मुझे क्या करना होगा? सारा ने पूछा। तुम्हें फीमेल मैन लीड की जगह लेनी है, तो क्या तुम लेना चाहोगी? शौर्य सारा की गहरी काली आंखों में देखते हुए बोला। सारा शौक होते हुए बोली, क्या क्या? आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं भला एक एक्ट्रेस कैसे बन सकती हूँ? मैंने तो आज से पहले कोई एक्टिंग नहीं की और ना किसी छोटे शो में भाग लिया, तो फिर तुम्हारी फिल्म की मैन लीड मैं कैसे बन सकती हूँ? शौर्य गहरी सांस लेते हुए बोला, इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने पहले किसी शो में काम किया है या नहीं,
मगर मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ काम करो। सब मैं संभाल लूंगा, तो तुम इसकी फिक्र मत करो तुम सेलेक्ट होगी या नहीं। तुम इस फिल्म में मेरे साथ काम करोगी। लेकिन मैं ही क्यों? इतनी सारी एक्ट्रेस है, तुम उनके साथ भी काम कर सकते हो। मैं ही क्यों? सारा ने ऐसा कहा तो शौर्य थोड़ा अग्रेसिव होकर बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं। शौर्य के ऐसे जोर से बोलने से सारा डर के मारे शांत हो गई। शौर्य अपना एक हाथ वॉल पर रखते हुए अपना हैंडसम चेहरा सारा के सुंदर चेहरे के करीब ले गया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो क्या तुम काम करोगी? सारा, जो शौर्य के इतना करीब होने से खुद को काफी मुश्किल से संभाल पा रही थी, वो अपनी गर्दन 2 बार हाँ में हिलाते हुए बोली, फिर इससे क्या होगा? मैं तुम्हारे डैड को बेस्ट से भी बेस्ट डॉक्टर्स की टीम, फैसिलिटीज और तुम्हारे डैड की किडनी से मैच करने वाली किडनी ला इंतजाम कर दूंगा। और इन सब के बदले मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। बस तुम मेरी ये शर्त मान लो। शौर्य ने जब ऐसा कहा तो सारा को विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों ओर से शौर्य का नहीं बल्कि उसी का तो फायदा होने वाला था। उसने शौर्य से पूछा, मगर आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? सारा ने जब ऐसा सवाल किया तो शौर्य के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। वो खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। शौर्य को खामोश देख सारा की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। वो बेचैन होकर शौर्य से बोली, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम आम खाओ गुठलियां नहीं। तुम आज ही रिपोर्टर की जॉब से रिजाइन कर रही हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना, पेपर्स मैं रेडी करवा दूंगा। फॉलो मी, कहते हुए शौर्य वहां से जाने लगा। सारा भी शौर्य के पीछे पीछे जाने लगी। वहां से गुजर रही लीना की नजर जब शौर्य के कैबिन से आती हुई एक लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखें गुस्से से उगल पड़ी। एक लड़की, और वो भी शौर्य के ऑफिस में। ये उसकी मैनेजर तो नहीं हो सकती। तो फिर कौन है ये लड़की? लीना गुस्से से खुद से सवाल करते हुए बोली। आदित्य के मेंशन में मैं यहां हूं। आन्या हाथ में मौजूद प्लेट में चाय के 3 कप लाते हुए बोली। उसके होठों पे वो स्माइल थी जैसे उसने चाय ना बनाकर के कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो। वो तीनों उसके क्यूट से फेस पर बच्चों वाली वो अडोरेबल स्माइल साफ साफ देख सकते थे। बहू, तुम कहाँ गई थी? तारा ने पूछा। आन्या स्माइल के साथ बोली, वो मैं आप लोगों के लिए चाय बनाने गई थी। ये पहली बार है जब मैंने खुद से कुछ बनाया है। कहते हुए आन्या ने बीच में रखी टेबल पे चाय की ट्रे रख दी। आन्या ने तीनों को चाय के कप पकड़ाए और झुककर प्लेट से उन्हें सलामी देते हुए बोली, दादी और सासू माँ, पीकर बताइए जरा हमारी कड़क चाय क्या आपके प्रिय पोते और बेटे के एटेप्स से भी कड़क है या नहीं? आन्या ने ऐसा कहा तो आदित्य को खांसी आ गई। वहीं आन्या सीधी हुई और अपनी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी करते हुए तारा और रूप को देखने लगी। पी कर बताइए, आन्या हड़बड़ाते हुए बोली। रूप ने लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी। जैसे ही उन तीनों ने चाय का कप पिया उनके मुंह से चाय की घुट बाहर आ गई। वो तीनों खांसने लगे थे। क्या हुआ? क्या कुछ गलत है? आन्या ने पूछा। उसका सवाल सुन तारा और रूप ने नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, न नहीं बहू, चाय तो काफी अच्छी बनी है। हे। ये सुन आन्या खुश होते हुए बोली, क्या सच में मेरी चाय आप लोगों को इतनी अच्छी लगी? इस पर दोनों ने अपनी गर्दन मजबूरी में हाँ में हिला दी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं जिंदगी में इतनी अच्छी चाय भी बना पाऊंगी। आन्या अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए बोली। हाँ, इतनी अच्छी चाय बनाई है कि मेरे गले से भी नीचे नहीं उतर रही। चाय में शक्कर की जगह नमक डाला है। कड़क चाय बनाने के लिए भर भर कर पत्तियां डाल दी। पता नहीं चाय बनाई है या जहर। रूपमती अपने मन में बड़बड़ाते हुए आगे बोली, समझ नहीं आ रहा इसे पीऊं या फेंकूं। अगर मना कर दिया तो बेचारी बच्ची नाराज हो जाएगी। अगर नहीं फेंका तो पक्का मैं आज इस चाय को पीकर मर ही जाऊंगी। इतिहास की ऐसी पहली सासू माँ होंगी मैं जिसने अपनी बहू की चाय पीने के तुरंत बाद प्राण त्याग दिए थे। रूप चाय को गुस्से से देखते हुए बड़बड़ा ही रही थी तभी तारा उसके कान में धीरे से फुसफुसाई। बहू, मुझे इतनी जल्दी नहीं माना। अभी तो मैंने सेंचुरी भी नहीं मारी है। बिना सेंचुरी मारे मैं यमलोक कैसे जा सकती हूँ? तू कुछ करती क्यों नहीं? रूप ये सुन धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है सासू माँ, मैं क्या करूं? मेरी बहू बिल्कुल मेरी दोस्त की कार्बन कॉपी है। तो इसका मतलब तू अपनी सासू माँ की मदद नहीं करेगी? तारा घूरते हुए रूप से बोली। रूप अब असंजस में पड़ गई थी। उसने आदित्य की ओर देखा जिसने अपनी पूरी चाय को खत्म भी कर लिया था। ये देख रूप और तारा ने अपनी आंखें हैरानी के मारे बड़ी करते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। तभी किचन से आवाज आई। आन्या जल्दी से भागते हुए किचन में गई।
सही मौका देख रूप और तारा ने अपनी अपनी चाय को पास पड़े गमले में डाल दिया और कप को टेबल पर रख गहरी सांस लेकर बैठ गई। आदित्य ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो चाय का टेस्ट अच्छे से जानता था। आज पहली बार उसकी वाइफ ने खुद से उसके लिए कुछ बनाया था तो वो उसे इनकार नहीं कर सकता था। वो अब किचन में क्या करने गई है? रूप ने पूछा। तभी आन्या अपने हाथ में कुकीज की प्लेट लेकर आई और टेबल पे रखते हुए बोली, ये भी मैंने काफी मेहनत से बनाई है। हाँ वो अलग बात है, थोड़ी सी जल गई। थोड़ी? ये तो पूरी जली हुई है। रूप उन जली हुई कुकीज को देखते हुए बोली। तभी आन्या ने कहा, आप चाय के साथ? आपने इतनी जल्दी चाय खत्म कर दी? मैं तो आप लोगों के लिए कुकीज लेकर आई थी। क्या आपको और चाय चाहिए है? आन्या ने आश्चर्य से खाली कप को देखते हुए पूछा और चाय की केतली उठाकर जैसे ही चाय को कप में भरने को हुई, रूप और तारा एक साथ जोर से बोली, नहीं नहीं बहुरानी, हमने पी ली है। अब और ज्यादा नहीं, हमारा पेट भर गया है। उनके ऐसे चिल्लाने से आन्या चाय डालते डालते बीच में ही रुक गई। उसने केतली को साइड में छोड़ा और कुकीज को उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या आप ये नहीं खाएगी? ये सुन उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खड़ी होते हुए बोली, वो हम लेट हो रहे हैं। हम बाद में फिर कभी आकर पक्का खाएंगे। बाय बहू रानी, हम फिर कभी मिलेंगे। कहते हुए दोनों सास बहू ऐसे भागी मानो आन्या उनके पीछे उन्हें कुकीज खिलाने के लिए पड़ी हो। आन्या ने हैरान होकर उन्हें देखा और फिर अपनी बनाई हुई कुकीज को। तभी उसने आदित्य को देखा जो उसे ही घूरकर देख रहा था। मेरी कुकी इतनी बुरी क्यों है? कहते हुए आन्या ने गुस्से से अपना मुंह फुला के कुकीज को साइड में खिसका दिया। वो इस वक्त काफी क्यूट और मासूम लग रही थी। आदित्य ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आन्या, जिसने अभी भी अपनी आंखों को बंद कर मुंह का पाउट बनाकर अपना चेहरा साइड में फेर रखा था, उसे तभी अपने हाथ पे किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखा तो पाया आदित्य उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य ने आन्या को खड़ा किया और वहां से ले जाने लगा। ये देख आन्या हैरान होते हुए आदित्य से बोली, हे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? किचन में, आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ बोला। किचन में मगर क्यों? आन्या कंफ्यूज होते हुए बोली। आदित्य उसी भावहीन आवाज में बोला, तुम्हें कुकिंग सीखनी है ना? हाँ मगर क्या तुम्हें कुकिंग करना आता है? आन्या हैरान होते हुए बोली। आदित्य ने बस धीरे से हम कहा, जिसे सुन आन्या खुश हो गई। वॉव, क्या परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला है मुझे यार। मेरा हब्बी कुकिंग भी जानता है। आन्या आदित्य की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए बोली। वो दोनों किचन में आ गए। अब मुझे क्या करना होगा? आन्या ने पूछा तो आदित्य बोला, पहले मेरी स्किल्स और बनाने के तरीके को देखो, बाद में तुम्हें काम दूंगा। आन्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आदित्य ने एप्रन पहनना शुरू कर दिया। आन्या बड़े ही ध्यान से आंखें फाड़े आदित्य को एप्रन पहनते हुए देख रही थी। ब्लैक पेंट उसके ऊपर, व्हाइट शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन्स खुले थे, सर के बाल कुछ कुछ माथे पर बिखर आए थे जिसके कारण आदित्य और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एप्रन पहनने के बाद भी उसकी हैंडसमनेस कम नहीं हो रही थी, बल्कि वो बढ़ती ही जा रही थी। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना होने के कारण आदित्य काफी ज्यादा एलिगेंट और हैंडसम लग रहा था। आदित्य ने तभी अपनी स्लीव के बटन्स ओपन किए और बाजुओं को ऊपर तक ले जाकर उन्हें फोल्ड कर दिया। वो जब ऐसा कर रहा था तो हर मोमेंट के साथ उसके हाथ की नसें बाहर शो हो रही थी जो उसके हाथ को बेहद ही अट्रैक्टिव बना रही थी। ये देख आन्या का गला सूखने लगा। उसने खुद को कैसे भी करके संभाला और आदित्य की तरफ देखने लगी जो टमाटर, पत्ता गोभी और आलू को काफी सफाई से धो रहा था। सब्जियों को अच्छे से धोने के बाद आदित्य ने नाइफ को उठाया और वुडन से बनी रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट के ऊपर सब्जियों को रख किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह काटने लगा। उससे बिल्कुल भी गलती नहीं हो रही थी और ना ही सब्जियों का आकार बिगड़ रहा था। थोड़ी देर में आदित्य ने सारी सब्जियां काट ली। आन्या ने बड़े ही गौर से उन कटी हुई सब्जियों को देखा जो कटने के बाद कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी। आदित्य ने तभी प्याज, गार्लिक को धोकर काटना स्टार्ट कर दिया। जहां ओनियन के कारण आन्या की आंखों में आंसू आ रहे थे तो वहीं आदित्य एकदम नॉर्मल खड़ा था। क्या ये लड़का इंसान है भी या नहीं? आन्या अपने आंसू पोंछते हुए आदित्य को देखकर अपने मन में बोली। आदित्य ने गैस पे पैन को चढ़ाया और उसमें गार्लिक और मसालों को डालते हुए आन्या की तरफ बिना देखे बोला, जाके मुंह धो लो और बकेट में आटा पड़ा है तो तुम समझ गई मुझे क्या करना है। मुझे आटा गूंथना है ना, मुझे अच्छे से आता है। आन्या आदित्य की बात को बीच में काटते हुए बोली। आदित्य देख सकता था आन्या हार नहीं मानना चाहती है। वो खुद को प्रोफेशनल सेंस दिखाने की पूरी कोशिश में लगी है।
ये देख आदित्य मंद मंद मुस्कुरा दिया और कटी हुई सब्जियों को पैन में डाल उन्हें मिक्स करने लगा। आन्या ने अपना फेस वॉश करने के बाद बड़ी सी परांत में आटे को निकाला और आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या इतना ठीक है? आदित्य जो अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था वो मना करते हुए बोला, थोड़ा कम करो। आन्या ये सुन स्माइल करते हुए आदित्य से बोली, मुझे पता था इतना आटा काफी होगा, लेकिन मुझे लगा तुम ज्यादा चपाती खाओगे तो मैंने ही कहते हुए आन्या जैसे ही नमक डालने को हुई आदित्य उसे टोकते हुए बोला, प्रोफेशनल शेफ, नमक जरा कम डालिए, बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं है मेरे। आन्या आदित्य का ताना सुन झेप गई और किसी खिसियानी बिल्ली की तरह अपनी ब्राउन आंखों से आदित्य को घूरते हुए नमक कम डालकर उसमें पानी डालने लगी। आदित्य ये देख मुस्कुरा दिया। उसकी स्माइल भले ही क्यूट थी मगर ये किलर स्माइल कई लड़कियों के दिलों को घायल कर सकती थी। आन्या ने अपना एप्रेन कपका पहन लिया था और उसने अपने ब्राउन बालों का कोरियन गर्ल्स के जैसे जुड़ा भी बना लिया था जिसकी कुछ लटें बाहर आई हुई थी। उसकी पतली और सुंदर गर्दन पे आदित्य का मन किस करने को हो रहा था। आदित्य में अपनी अपनी नजरें उसकी गर्दन से हटा करके उसके सुंदर और गोरे हाथों पे लगाए। आन्या आटा गूंथने में काफी स्ट्रगल कर रही थी। ये देख आदित्य उसकी मदद करने के लिए आगे आ गया। आन्या को अपनी धुन में आटे को गूंथ रही थी तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पे छोड़ रहा है। ये फील कर आन्या के हाथ बीच में ही रुक गए। वो समझ गई थी ये और कोई नहीं आदित्य ही है। आदित्य ने अपनी लंबी और सख्त उंगलियों को आन्या की सॉफ्ट उंगलियों में फंसा लिया और उसके कान पर हल्का सा बाइट करते हुए उसके साथ आटा गूंथने लगा। आन्या का दिल आदित्य के इतना नजदीक होने से मेट्रो की स्पीड से दौड़ रहा था। उसके कान लाल हो गए थे। आदित्य बीच बीच में आन्या को छेड़ भी रहा था। वो कभी उसकी गर्दन पे किस करता तो कभी उसके बालों और शोल्डर पे। आन्या को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तुम ये क्या कर रहे हो? आन्या अपने चेहरा को हल्का सा पीछे घुमाते हुए बोली। आदित्य ने अपनी सेडेक्टिव वॉइस में जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के बदले अपना पूरा हिसाब वसूल कर रहा हूं। अपनी बात खत्म करने के बाद आदित्य ने आन्या की गर्दन पर बाइट कर लिया। आन्या हल्की आह के साथ पीछे पलटी और अपने से लंबे हाइट वाले आदित्य को सुनाते हुए बोली, अब क्या लंच में मुझे ही खाओगे? कहते हुए आन्या ने अपने मुंह का पाउट बना लिया। आदित्य को वो काफी क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट कि वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। आदित्य को स्माइल करते हुए देख आन्या ने हैरानी के मारे अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसकी आंखों के लिए आदित्य और उसकी मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत नजारा था। उसने कार में आदित्य को स्माइल करते हुए देखा था, मगर वो तब भूल गई थी। आदित्य अपनी सुंदर आंखों में प्यार और फ्लर्ट लिए आन्या की आंखों में देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज खड़े थे। उन दोनों की बॉडी आपस में टच कर रही थी। आदित्य झुका और उसने आन्या के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ आन्या वहीं स्टैचू बन गई थी। आन्या की हाइट कम थी जिसके कारण आदित्य को आन्या को किस करते हुए स्ट्रगल हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को आन्या की पतली कमर पे रखा और आन्या को किचन की स्लेब पे बैठा दिया। अब जाकर के उनकी हाइट कुछ कुछ बराबर लग रही थी। आदित्य आन्या को काफी स्लो और प्यार से किस कर रहा था। उसके हाथ आन्या की स्लिम कमर पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मदहोश आन्या ने भी अपने हाथों को आदित्य के गले में डाल दिया था। उन दोनों के ही हाथ इस वक्त आटे से भरे हुए थे। आन्या के हाथ आदित्य के बालों और पीठ पर चलने लगे थे। आदित्य आन्या के लोअर लिप को सक करते हुए अपनी टंग से उसके मुंह को खोलना है जिसके कारण आदित्य की टंग आन्या के मुंह में चली जाती है और उसके अंदर से एक्सप्लोर करने लग जाती है। आन्या और आदित्य की टंग के बीच में एक अलग ही रोमांटिक वॉर छिड़ी हुई थी। इससे पहले इस वॉर का कोई प्रमाण निकलता तभी गैस पे चढ़ा पैन आवाजें करने लगा। आन्या ने आदित्य को अलग किया और पैन की तरफ देखते हुए बोली, शायद सब्जी जल रही है। कहते हुए आन्या ने आदित्य की तरफ देखा जिसके बालों और चेहरे पे आटा लगा हुआ था। ये सब आन्या की करामात थी, मगर फिर भी आदित्य काफी सुंदर दिख रहा था। आन्या अपने मुंह पे हाथ रख हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देख आदित्य को लगा वो पागल हो गई है। उसने घूरते हुए आन्या से कहा, क्या मर चेहरे पे जौक लगा है जो तुम हंस रही हो? जौक नहीं आटा। आन्या अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली और अपनी उंगलियों को साफ कर आदित्य के चेहरे को साफ करने लगी। आन्या ने जब उसका चेहरा साफ कर दिया तो आदित्य ने उसके क्यूट चेहरे को अपने हाथों से पकड़ उसके दोनों गाल, आंख, नाक, फरहेड और लिप्स पर किस किया। अब ये किस लिए? ये तुम्हारा गिफ्ट था। आदित्य अपनी अरोगेंट वॉइस में आन्या को किस करते हुए बोला और सब्जी को संभालने चला गया। चालाक लड़का। आन्या घूरते हुए आदित्य को मन ही मन बोली।
इंग्लैंड में राका ग्लासवॉल के सामने खड़ा होकर शहर को निहार रहा था। उसके अंदर फट रहे ज्वालामुखी की आग बाहर उसकी लाल आंखों में देखी जा सकती थी। उसके शरीर और माथे पर काफी सारी चोट के निशान थे जो आदित्य की कैद में रहकर टॉर्चर झेलने की वजह से हुए थे। आदित्य कपूर, राका गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला। तभी कैबिन का दरवाजा ओपन हुआ। राका ने गुस्से से पलटकर पीछे देखा तो उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी शांत हो गई। डैड, राका के मुंह से निकला। राजवीर सिंह अपने बेटे की ऐसी हालात देख गुस्से से बोला, तुम्हारे पास क्या लड़कियों की कमी थी जो तुम उस एक लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर उससे लड़ने चले गए। राका ये सुन गुस्से से ग्लासवॉल की तरफ पलटा और अपना हाथ कांच पर रखते हुए दांत पीसकर बोला, मुझे सिर्फ वो ही लड़की चाहिए थी। बचपन से लेकर आज तक उस आदित्य ने मेरी पसंद की हर चीज को छीना है, और अब आन्या को। इस पर राजवीर सोफे पर किसी तानाशाह की तरह बैठते हुए सिगार के लंबे कस भरते हुए बोला, वो है तो सिर्फ एक मामूली लड़की ही ना, तुम्हें खेलने के लिए कोई और लड़की मिल जाएगी। तुम्हारे पास क्या लड़कियों की कमी है? राका ये सुन गुस्से से बोला, मगर मैं आन्या से सच में प्यार करता था। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं डैड? राजवीर ने शांत होकर अपने बेटे राका की तरफ देखा जो आन्या के प्यार में पूरा पागल हो चुका था। राजवीर सिगार के धुएं को हवा में छोड़ते हुए बोला, वो अब मिसेज आदित्य कपूर बन चुकी हैं, इसीलिए वो तुम्हारी अब नहीं हो सकती। ये सुन राका की मुट्ठियां टाइट हो गई। राजवीर खड़ा होते हुए बोला, मगर मेरे दिमाग में एक ऐसी लड़की है जो तुम्हारी वाइफ बन सकती है। वाइफ? लेकिन मैं कोई शादी नहीं करूंगा, राका झुंझलाते हुए बोला। राजवीर शैतान की तरह हंसा और बोला, मैं इस वक्त की तुम्हारी उम्र से कुछ ही साल बड़ा था तब मुझे भी एक लड़की काफी पसंद आई थी। वो काफी मासूम थी। उसकी मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। तब तू 7 साल का था तब तुम्हारी माँ उस हमले में मारी गई थी। मैं तब उस लड़की से प्यार कर बैठा था। मुझे लगा मैं उससे शादी कर लूंगा तो मुझे वाइफ भी मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारी माँ। मगर पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या? राजवीर उस पल को याद करते हुए बोला, तब तक वो मेरे खास दुश्मन की वाइफ बन चुकी थी। मुझे भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वो मेरे सबसे खास दुश्मन की वाइफ बनी थी। इस चीज ने मेरे अंदर आग और नफरत पैदा करके छोड़ दी थी। फिर आपने क्या किया? राका ने पूछा। मगर राजवीर बात को पलटते हुए बोला, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। राका फिर से चीड़ गया था। कौन सी लड़की से शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं आप? राका ने पूछा तो राजवीर शैतानी स्माइल अपने होठों पे लिए बोला, अगर तुम्हें बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा? राका बोला, किसी छोटी मछली या चारे को जाल में डालना होगा। राजवीर राका का जवाब सुन सिगार को डस्टबिन में फेंकते हुए राका की तरफ देखते हुए बोला, अगर उस छोटी मछली को तुमने अपने जाल में फंसा लिया तो क्या तुम उस बड़ी मछली का शिकार कर पाओगे? ओब्वियसली मैं ऐसा कर पाऊंगा। ये यून राजवीर पलटा और वहां से जाते हुए बोला, अगर आदित्य को तुम्हें कंट्रोल करना है तो उसकी कमजोरी को चारा बनाकर उसे अपने जाल में फंसाना होगा। हाँ, मगर वो मछली कहाँ मिलेगी जिसे मैं उसकी कमजोरी बनाकर उसे फंसाऊंगा? राका ने ऐसा कहा और राजवीर वहां से जाते हुए बोला, बहुत जल्द ही मिलेगी। इंडिया में डाइनिंग टेबल पर वो दोनों खाना खा रहे थे। आन्या ने छुपके से आदित्य को देखा और जैसे ही एक बाइट अपने मुंह में लिया उसकी आंखें सितारों की तरह जगमगाने लगी थी। वो ये सच में कितना टेस्टी है। अच्छा चलो ये बताओ तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी? आन्या ने पूछा तो आदित्य ने बिना किसी इमोशन के कहा, जब मैं अब्रॉड गया था तब। ये सुन अन्या ने खाने का एक बाइट लिया और खुद को कोसते हुए बोलने लगी, अब्रॉड रहकर भी इसने कुकिंग सीखी थी। और एक मैं हूं जिसने अब तक ठीक से चाय बनाना भी नहीं सीखा। पता नहीं आदित्य ने मुझमें ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी कर ली। मैं तो इसके आसपास भी नहीं हूं। कहते हुए आन्या काफी फास्ट फास्ट खाने लगी। मगर इन्हीं सब चक्कर में खाना उसके गले में अटक गया था, जिसके कारण उसे खांसी आ गई। आराम से खाओ, आदित्य आन्या को पानी का ग्लास देते हुए बोला। सॉरी, आन्या धीरे से बोली। अच्छा वैसे क्या अब्रॉड में तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड बनी थी? आन्या ने इस सवाल पर आदित्य अपनी पैनी नजरों से उसे घूरता है। आन्या जो पानी का ग्लास अपने मुंह से लगाए हुए थी वो तुरंत अपनी नजरों को आदित्य पर से फेरते हुए बोलो, अरे वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था क्योंकि अब्रॉड में ये सब कॉमन। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवाय ना कोई लड़की कभी आई थी और ना कभी आएगी। आदित्य अपने एक एक शब्दों पे जोर देते हुए बोला। आन्या हैरानी के मारे अपनी आंखें बड़ी किए देख रही थी। आन्या अपने होठों से ग्लास को हटा करके टेबल पे रख देती है।
आन्या बड़े ही प्यार से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, इसका मतलब तुम बचपन से ही सिंगल रहे हो। अच्छा है, वरना अगर मुझे ये पता चलता कि तुम्हारी कभी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी तो तुम दोनों को ही मैं बिना पकाए खा जाती। आन्या टेबल पे पड़े ऐप को जोर से खींचकर खाते हुए बोली। आदित्य बस उसे घूरकर ही देख रहा था, मगर उसके होठों पे सरकास्टिक स्माइल आ गई थी। अच्छा चलो ये बताओ, जैसा तुम्हारा इतना अच्छा हुलिया है, किसी लड़की ने प्रपोज तो तुम्हें किया ही होगा ना? कहते हुए आन्या की आंखें सख्त हो गई। जेलेसी, आदित्य सरकास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोला। आदित्य की बात सुन आन्या खड़ी हुई और टेबल के नीचे चली गई। आदित्य को समझ नहीं आया अब ये लड़की और कौन सा नया करिश्मा करने वाली है। आदित्य इससे पहले कि नीचे देख पाता, आन्या टेबल के नीचे से आदित्य की चेयर के पास आ गई। छोटी सी तो थी वो और ऊपर से काफी फ्लेक्सी भी। आन्या आदित्य कर बगल में आकर कर खड़ी हो गई और घूरते हुए आदित्य से बोली, हाँ मैं जेलेस हूँ। बताओ क्या तुम्हें किसी लड़की ने प्रपोज किया है? कहते हुए आन्या अपनी कमर पर हाथ रख घूरकर आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने आन्या को एक नजर देखा और आराम से बोला, मुझे याद नहीं। याद नहीं का क्या मतलब है? क्या तुमने कभी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है? आन्या शिकायत कर ही रही थी तभी आदित्य ने उसकी कमर को पकड़ उसकी बॉडी को अपनी तरफ पुश कर दिया, जिसके कारण आन्या उसकी गोद में जा गिरी थी। आन्या की आंखें हैरत से बड़ी हो गई थी और मुंह हल्का सा ओपन हो गया था। अन्या ने तभी ये फील किया वो आदित्य की गोद में बैठी है। उसे यहाँ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे आदत नहीं थी इन सब चीज की। आदित्य उसकी चीन पकड़ उसके खुले होठों को बंद करते हुए उसके चेहरे के बेहद क्लोज अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, तुम एक ऐसी पहली लड़की हो जो मेरी लाइफ में आई है। प्रेजेंट हो या फ्यूचर, तुम्हारी शिवाय मैं अब किसे भी नहीं चुनने वाला हूं। अपना डायलॉग खत्म करने के बाद आदित्य ने उसके नर्म होठों को अपने होठों से छू लिया। क्या तुम सच कह रहे हो? आन्या के इस सवाल पर आदित्य उसे घूरते हुए बोला, तो और क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इस पर आन्या तुरंत अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे तुम पे विश्वास है। कहते हुए आन्या ने आदित्य की दोनों गाल पर किस कर लिया, मगर गले ही पल वो अपने होठों को रब करते हुए दूर हो गई। आह, तुम्हारी दाढ़ी मेरे होठों को चुभ गई। आन्या आदित्य की आंखों में देखते हुए बोली। वो अभी भी अपने होठों को रगड़ रही थी। वो अपने होठों को रगड़ते हुए किसी क्यूट से बच्चे की तरह लग रही थी। खासकर जब वो उसे घूरकर देखती थी तो उसका स्टेयर किसी अच्छे के स्टेयर से मिलता था। आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी 6 साल की बच्ची को अपनी गोद में बैठा रखा है। ये देख आदित्य खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। आदित्य की उस किल्लर स्माइल को देख आन्या हक्की बक्की रह गई थी। ओह गॉड, ये स्माइल करते हुए कितना क्यूट लगता है। अगर किसी और लड़की ने इसे ऐसे देख लिया तो पक्का वो अपना दिल इसे दे बैठेगी। अगर ऐसा हुआ तो वो आदित्य को मुझसे छीनने की कोशिश करेगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ओवर थिंकर आन्या खुद से बड़बड़ाते हुए आदित्य के होठों पर अपने होंठ रख देती है। आदित्य जो स्माइल कर रहा था वो अपने लिप्स को नॉर्मल कर आन्या की आंखों को देखता है, जिसकी आंखों में घबराहट और पछतावा साफ साफ था। इससे पहले आन्या पीछे हट पाती वो अपने ही एक्शन से पछताने लगी। आदित्य अपना एक हाथ उसकी गर्दन और कमर के पीछे ले जाकर आंखों को बंद कर उसे पैसिनेटली किस कर रहा था। लंदन में एक लड़की दीवार पे टंगे एक लंबे और टॉल लड़के की फोटो को बिना पलकें झपकाए देख रही थी। गहरी काली आंखें, 6 फुट 5 इंच हाइट, सर के बाल एकदम सेट थे, प्रॉपर शेव की गई थी। हाथ में रिस्ट वॉच थी जो उस लड़के के हाथ की सुंदरता को बढ़ा रही थी। ब्लैक 3 पीस शूट पहले वो लड़का ग्रीक ऑफ गॉड की तरह लग रहा था। वो लड़का कोई सेलिब्रिटी नहीं था, मगर वो किसी सेलिब्रिटी से लाख गुना ज्यादा अट्रैक्टिव था। उस कमरे की दीवारों पे जगह जगह उस लड़के के ही पोस्टर्स चिपके हुए थे। बेड पे जगह जगह उस लड़के की मैगजिसम और एक लड़की के साथ क्लिक करवाई गई फोटोज पड़ी थी। उन फोटोज में वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो ही थी। इतना ही नहीं, बेड पे मौजूद ब्लैंकेट और टमी वाले बड़े से पिल्लो पर भी उस लड़के की तस्वीर बनी हुई थी। उसने लड़की ने उन पिक्स को देखा जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज खड़े थे। उस लड़की ने उस लड़के की एक तस्वीर उठाई और उसके होठों पे किस करते हुए बोलो, माय लव, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। भले ही कॉलेज में मैं तुम्हारी जूनियर रही थी, मगर मैं इतने सालों बाद भी तुम्हें भुला नहीं पाई थी। वो लड़की उन एडिटर्स की गई पिक्चर्स को देखते हुए बोली जो उसने किसी क्रेजी फैन की तरह खुद एडिट की थी। वो लड़की उस लड़के की पिक्स को देख ही रही थी तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और उसकी बेस्ट फ्रेंड उन बिखरी हुई पिक्चर्स को देखते हुए बोली, यार अपर्णा, माना कि तू फिर शुरू हो गई। अपर्णा ये सुन अपनी बेस्ट फ्रेंड सोफिया को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम
अपने वाले को संभालो। मेरे और मेरे प्यार के बीच में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सोफिया ये सुन गुस्से मगर धीरे से बुदबुदाते हुए खुद से बोली, मेरे वाले को तो वो 2 कौड़ी की असिस्टेंस मुझसे चुरा रही है। सोफिया अपर्णा बोली, अपर्णा तुम कब इंडिया जा रही हो? बहुत जल्द ही। अपर्णा शैतान की तरह मुस्कुराते हुए उस लड़के की फोटो पर अपनी उंगलियां चलाते हुए आगे बोली, बस कुछ हफ्ते और फिर वो मेरा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। कहते हुए अपर्णा किसी साइको की तरह हंसने लगी। पास खड़ी सोफिया ये बता सकती थी उसकी दोस्त को एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। पूरा रूम उस एक ही लड़के की एक ही तस्वीर को बार बार एडिट और कॉपी से भरा हुआ था। अगली सुबह आन्या की आंखें खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए बेड पे बैठ गई। उसके होठों पे एक अडोरेबल स्माइल थी। एक अच्छी नींद लेने के बाद उसकी स्किन काफी ज्यादा फ्रेश दिख रही थी। आन्या ने मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखा। सूरज सर पे चढ़ चुका था। ये डार्क आन्या की स्माइल तुरंत गायब हो गई और वो हड़बड़ाते हुए बेड से उठ को वॉशरूम जाने लगी। ओह नो, कॉलेज के लिए मैं इतना लेट हो गई हूँ और किसी ने अभी तक मुझे उठाया भी नहीं। आन्या बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और वो किसी लंबे चौड़े लड़के से टकरा गई। अरे अरे, ठीक से चलो, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? आदित्य आन्या को संभालते हुए बोला। आन्या अपना माथा रब करते हुए आदित्य की चेस्ट को घूरते हुए बोली, वो मैं कॉलेज के लिए लेट हो गई हूं ना, इसीलिए इतनी जल्दबाजी। आन्या ने आदित्य के फेस की तरफ देखा और वो आगे बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। आदित्य के गिले बाल इस वक्त उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसने एक वाइट हाफ बाजू वाली टी शर्ट को पजामे को पहना हुआ था। आन्या ने आदित्य के चेहरे की तरफ देखा और वो आश्चर्य रह गई। तुमने शेव कर ली? आन्या हैरानी के साथ आदित्य को देखते हुए बोली। आदित्य बिखरे बालों, बिना दाढ़ी, उस वाइट टी शर्ट, ब्लैक पजामे में अलग ही लग रहा था। वो इस वक्त काफी यंग और क्यूट लग रहा था। बाकी इस लुक में तो वो 20 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला हैंडसम हंक लग रहा था। कहते हैं जब एक लड़का शेव करता है तो वो अपनी उम्र से ज्यादा यंग और एलिगेंट लगता है। आदित्य के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही था। आन्या ने पहली बार आदित्य को इस लुक में देखा था। वो दाढ़ी हो या बिना दाढ़ी दोनों में ही परफेक्ट दिखता था। आन्या ने एक पल के लिए सोचा क्या आदि ने उसकी वजह से शेव किया था, क्योंकि कल जब उसने आदित्य के गाल पे किस किया था तब उसकी दाढ़ी उसके नर्म होठों पे चुभ गई थी। जो भी था, आन्या इस वक्त अपने दिल को बढ़ती हुई धड़कनों को काफी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी। खासकर आदित्य के लिप्स और उसके गिले बाल जो उसके माथे पर बिखरे हुए थे वो आन्या को काफी ललचा रहे थे। आन्या को आदित्य को निहारने में खो गई थी। आदित्य के शब्दों से उसका ध्यान टूटा। क्या मुझे शेविंग नहीं करनी चाहिए थी? आदित्य ने जब ऐसा कहा तो आन्या ने पास पड़ी बैकेट को उल्टा किया और उसके ऊपर चढ़ गई। अब थोड़ी थोड़ी हाइट उनकी बार बार लग रही थी। आदित्य ये जानने की कोशिश कर रहा था आन्या ने ऐसा किया क्यों है। तभी आन्या अपने होठों को आदित्य के होठों के करीब ले जाकर सिडक्टिव मगर धीमी वॉइस में बोली, हबी, तुम चाहे शेविंग करो या ना करो, तुम इस पूरे यूनिवर्स के सबसे हैंडसम और क्यूट लड़के लगते हो। कहते हुए आन्या ने उसके दोनों गाल पर किस कर लिया और फिर उसके फरहेड पर किस करते आदित्य की गाल खींचते हुए बोली, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, कहीं बाहर मत जाना, मुझे डर है कहीं तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। अपना डायलॉग खत्म करने के बाद आन्या ने आदित्य का लाल चेहरा पकड़ उसके लिप्स पर किस करते हुए बनी की तरह बाल्टी से छलांग लगाई और सीधा वॉशरूम चली गई। वहीं आदित्य स्तब्ध खड़ा होकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी वाइफ ने उसकी अभी तारीफ की है। क्या मैं सच में क्यूट दिखता हूँ? आदित्य अपने लाल चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ आईने में खुद की छवि को देखते हुए बोला। वो सच में इस वक्त काफी क्यूट लग रहा था क्योंकि आन्या की तारीफ और उसकी प्यारी किस ने उसके दोनों कान और चेहरे को लाल कर दिया था। डेविल, आदित्य ब्लश कर रहा था। कुछ देर बाद आदित्य आन्या कार में बैठे थे। जहां आदित्य आज पहली बार किसी लड़की के कारण नजरें मिलाने से हिचकिचा रहा था तो वहीं आन्या अपने क्यूट से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ आदित्य को बेशर्मों की तरह ऐसे निहार रही थी मानो वो आदित्य को नजरों में ही कैद कर देना चाहती हो। आदित्य तभी अपना गला खनखरते हुए बोला, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इस पर आन्या बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए बोली, तुम मेरे हस्बैंड हो। मैं अगर तुम्हें नहीं देखूंगी तो और किसे देखूंगी? देखो, मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम मेरा ध्यान भटकाओ। ये सुन आन्या बेफिक्र होकर बोली, हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें छेड़ रही हूँ? मैं तो बस तुम्हें देख रही हूँ। और वैसे भी तुम्हारी कार तो मॉडिफाइड है ना, मुझे नहीं लगता हमारा एक्सीडेंट भी होगा। आन्या की बकबक सुन आदित्य के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे।
वो नहीं चाहता था आन्या उसका लाल चेहरा देखे। उसने हिम्मत करके आन्या को वार्निंग देते हुए कहा, तुम आग से खेल रही हो पछताओनी। आदित्य की धकमी सुन आन्या अपनी सुंदर पलकों को तितली के पंखों की तरह बार बार फड़फड़ाते हुए बोली, तुम पछताने का मौका तो दो मेरी जान, हम इस आग में भी कूदने को तैयार हैं। वहीं ये सुनकर आदित्य ने तुरंत ब्रेक लगा लिए। क्या हुआ? आन्या ने पूछा। आदित्य बोला, कॉलेज आ गया है, उतरो अब। आन्या ये सुन खिड़की से बाहर देखती है और जैसे ही अपना बैग लेकर नीचे उतरने ही वाली होती है, आदित्य उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। ये देख आन्या, जो थोड़ी देर पहले बेशर्म बन रही थी, उसके चेहरे पे शौकन भरे एक्सप्रेशंस आ गए थे। लड़कों से दूर रहना, खासकर उस लड़के के साथ दोबारा अगर दिखी ना तो मैं इस बड़े लेवल की पनिशमेंट दूंगा। आदित्य की आवाज में जेलिसी साफ साफ थी। आन्या ने डरते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आन्या समझ गई थी आदित्य रितेश की बात कर रहा था। वो ये देख सकती थी भले ही उसका हस्बैंड क्यूट और हैंडसम है, मगर साथ ही साथ जलकुकड़ा भी है। आदित्य ने उसके लिप्स पर किस किया और बोला, अब तुम जा सकती हो। आन्या अपनी आंखों को बड़ा बढ़ाकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और कार से उतरकर ऐसे भागती है मानो आदित्य ने उसके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए हो। ये आदित्य देख को हंसी आ गई। कहाँ आज आन्या बेशर्म बनकर आदित्य को देख रही थी, तो वहीं आदित्य ने एक ही सेकेंड में उसकी बेशर्मी को गायब कर दिया था। डेविल विल बी डेविल। आदित्य ने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। आन्या भागती हुई कॉलेज के अंदर जा ही रही थी, तभी वो किसी आदमी से टकरा गई। सॉरी अंकल। आन्या ने अपना माथा रब करते हुए जैसे ही ऊपर देखा, वो हैरानी के साथ बोली, अरे राज अंकल, आप यहाँ? डोंट कॉल की अंकल। राज थोड़ा अग्रेसिव होकर बोला, क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था जब आन्या उसे अंकल बुला रही थी। वहीं आन्या को काफी अजीब लगा और वो बोली, क्या हुआ अंकल? राज, जो थोड़ा अग्रेसिव था, उसने खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं बेटा, वो बस सॉरी, मैं थोड़ा अग्रेसिव हो गया। आन्या राज को सॉरी बोलते देख बोली, इट्स ओके। वैसे आप यहाँ? आन्या ने सवाल किया तो राज उसकी भूरी आंखों में देखते हुए ढेर सारे इमोशन के साथ बोला, वो मैं अपनी बेटी से मिलने आया था। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है। मेरी तरह दिखती है? आन्या हैरान होते हुए बोली। राज ने बड़े ही प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। राज ने जब अपना हाथ उसके सर पे रखा तो आन्या को एक जाना पहचाना एहसास हुआ। राज तभी बोला, हाँ, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तुमसे जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। कहते हुए राज अपनी पेंट की जेब में अपने दोनों हाथ डाल वहां से चला गया। वहीं आन्या हैरान होकर राज को वहां से जाते हुए देख रही थी। वो राज के कहे हुए शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आन्या आश्चर्य से खुद से बोल ही रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे और हाथ रख कहा, हे तुम किसे देख रही हो? तनिषा सामने खाली ग्राउंड को देखते हुए बोली। राज कब का वहां से जा चुका था। आन्या पीछे पलटी और ना में अपनी गर्दन हिला दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।